हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और कम से कम 2 या 3 बार रिपीट जरूर हुए हैं या उससे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक वॉच करना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में जो कलम है वो किस कारक में है। यानी कि कोई हमसे कह रहा है चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, और वहां पर जो कलम होगा यानी कि हमारा जो पेन होगा वो कौन सा कारक कहलाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कर्ण कारक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अपादान कारक, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान कारक। तो यहाँ पर हमें जो हम कहानी लिख रहे हैं वो कलम से लिख रहे हैं, तो हमारा कलम जो है साधन का दर्शा रहा है, और साधन हमेशा आता है कर्ण कारक में। किसी भी साधन का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो हमेशा कर्ण कारक में जाता है, जिसके लिए से विभक्ति प्रयोग होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण कारक। पहले प्रश्न में हमारा कर्ण कारक होगा, जो कलम होगा वो कर्ण कारक में दिया होगा। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। यानी कि हम इस परिभाषा को न जान करके सीधे सीधे जानिए कि हमें दिया गया है कि ऐसा कौन सा कारक होता है जिसमें जो फल होता है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विकर्मक क्रिया, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया की। तो ये वो क्रिया होती है जिसमें हम स्वयं कार्य नहीं करते हैं बल्कि किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। तो द्विकर्मक क्रिया हमारी वह होती है जिसमें दो कर्म दिए गए होते हैं। फिर बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो इसमें जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया की। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें किए गए कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। जब कर्म पर पड़ेगा तो वो हमारी सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ। वे ध्वनियाँ जिनको ना हम स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में गिनते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आगत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ऊष्म, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अंतस्थ, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अयोग वाह। तो आगत ध्वनियाँ वे होती हैं जो अन्य किसी भाषा से हमारे हिंदी वर्णमाला में आई हैं, यानी कि हिंदी में आई हैं। जैसे आप जो कॉलेज लिखते हैं तो कॉलेज में जो हमारा ऊपर आ की जो मात्रा लगती है वो हमारी आगत स्वर में आती है। यहाँ पर जो आ होता है वो इस प्रकार से लिखा गया होता है, आ के ऊपर या चंद्र बिंदु टाइप, बिंदु नहीं लगती है लेकिन अर्धचंद्र बना होता है। आगत स्वर हमारा यही कहलाता है। बड़ा आ के ऊपर चंद्र लगा दीजिए, ये हमारा आगत स्वर होता है। ऊष्म व्यंजन आप सभी जानते ही हैं। और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिनको हम ना स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में गिनते हैं, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अयोग वह। अयोग वह हमारे न स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में। तो ये हमारे होते हैं अंग और आहा, ये हमारे 2 अयोगवा होते हैं। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं।
और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर बी को सही उत्तर कराते हैं, लेकिन स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। मैंने ट्रिक के माध्यम से जो मेरी थ्योरी क्लासेज है उसमें आपको याद करने का तरीका भी बताया है। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसको याद करने की ट्रिक है, यड़ की आय में दीर्घ वृद्धि गुण के कारण हुई। पहला हमारा यड़ की आय मीन्स अयादि, वृद्धि गुण और दीर्घ, ये हमारी 5 प्रकार की होती है। तो आप इसको इस प्रकार से ही याद कर सकते हैं, यड़ की आय में वृद्धि गुण के कारण हुई, या फिर यड़ की आय में दीर्घ वृद्धि गुण के कारण हुई। यानी कि आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि कोई यड़ नाम का व्यक्ति है, उसकी जो आय थी उसमें दीर्घ वृद्धि हुई, वो भी किस लिए? क्योंकि उसके पास गुण थे। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्वर संधि 5 प्रकार की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने उसको समझाने में, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से ट्रिक बताऊंगा। एक यड़ नाम का व्यक्ति था, उसकी जो आय थी उसमें दीर्घ वृद्धि हुई, वो भी किसके कारण हुई? गुण के कारण। तो 5 प्रकार आप आराम से याद कर पाएंगे। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया 3, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 4 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारे उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के शब्द। कौन कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देशज, विदेशज, तत्सम और चौथा होता है हमारा तद्भव। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। और यहीं पर आपसे पूछ ले कि रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगर पूछ ले रचना के आधार पर तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये हमारे होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हमारे 3 प्रकार के रचना के आधार पर होते हैं। यहाँ पर हमसे उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 6ठे प्रश्न की। किस क्रम में देशज शब्द है? देखिए ऊपर ही मैंने आपको बताया कि देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे शब्द। अब हमसे पूछ लिया कि देशज शब्द कौन सा है दिए गए विकल्प में। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तमन्ना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भोंदू, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अग्नि और चौथा ऑप्शन हमें दिया है अक्षय। तो बात करते हैं देशज शब्दों की। तो वे शब्द जो देश में जन्मे हैं, मतलब कि जिन्हें हम अपनी नॉर्मल भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने देश में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, ख़ास तौर पर जो गांव साइड होते हैं वो वाले शब्द हमारे देशज कहलाते हैं। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोंदू। भोंदू शब्द हमारा देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ये हमारे देश में ही बनाया गया शब्द है, अन्य किसी ने इसका कोई भी अर्थ नहीं दिया है। ये हम अपनी आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे
खिड़की हो गया, सरसर हो गया, फरफर हो गया, खिचड़ी हो गया। ये बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे देशज के अंतर्गत आते हैं। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की, संकर शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संस्कृत भाषा का शब्द, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? तो आपने अगर साइंस थोड़ी भी पढ़ी है तो संकर का अर्थ साइंस में होता है दो चीज़ों का मिक्सचर, जब उन्हें मिलाया जाता है वो हमारा शंकर शब्द साइंस में ये अर्थ देता है। और अगर आपने यही बात ध्यान कर ली कि संकर शब्द का साइंस के मीनिंग होता है दो चीज़ों से मिलकर, यानी कि दो तरह से मिलकर बनी कोई नई चीज़, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द हमारा संकर शब्द कहलाएगा। जैसे कि हमारा शब्द जान लेते हैं, रेलगाड़ी हो गया। रेल हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है संकर शब्द के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, ना कि इसमें उदाहरण आपको सीधे सीधे दिया गया है अपादान कारक का। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नम्रता से बात करो, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आपने मुझे हानि से बचाया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया हिरन शेर से डरता है, और चौथा ऑप्शन मैं पंजाब से आया हूँ। तो बात करते हैं इन सभी ऑप्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं मैं पंजाब से आया हूँ, यानी कि पहले पंजाब में था व्यक्ति, वो पंजाब से कहीं और आ गया मान लो, तो वो वहाँ से विस्थापित हो गया, अलग होने का भाव, यानी कि इस वाक्य में हमारा अपादान कारक दिया गया है। अब बात करते हैं हिरन शेर से डरता है, तो जो हिरन है वो शेर से डरता है, यानी कि जब उसे शेर दिखेगा वो वहाँ से भाग जाएगा। यहाँ पर भी अपनी जगह से अलग होने का भाव दिख रहा है इस वाक्य में। फिर बात करते हैं आपने मुझे हानि से बचाया, तो कुछ भी हानि होने वाली थी, किसी ने बचा लिया। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से चोट लगने वाली थी, उसने आपको खींच लिया, तो इस वाक्य में भी अलग होने का मतलब कि विस्थापित होने का भाव दर्शा रहा है, किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं हम, ये अपादान कारक में दिया गया है। लेकिन बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की, नम्रता से बात करो, तो ये वाक्य हमारा अपादान कारक में नहीं है और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्डर भी दिया जा सकता है। कोई आपसे अगर बड़ा है, आप उससे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो आपसे कह सकता है कि नम्रता से बात करो, या फिर आपका कोई दोस्त है वो आपको सलाह दे रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं कि नम्रता से बात करो, तो ये हमारा अपादान कारक के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 90वें प्रश्न की, राजू हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा क्या है, यानी कि जो हमारा हमेशा शब्द दिया गया है वो हमें बताना है कि क्या है। पहला ऑप्शन संज्ञा है, दूसरा ऑप्शन क्रिया विशेषण है, तीसरा ऑप्शन संज्ञा का विशेषण है, और चौथा ऑप्शन हमारा कर्म है। तो बात करते हैं जो हमारा राजू हमेशा घूमने जाता है, तो ये घूमने की विशेषता बता रहा है कि वो कब राजू घूमने जाता है, कब जाता है, हमेशा जाता है घूमने, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर राजू की विशेषता बताता, तो राजू की विशेषता बताता तो हमारा संज्ञा विशेषण होता, लेकिन यहाँ पर हमारा घूमने की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न की, सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा, यानी कि यहाँ पर हमें सेवक शब्द दिया गया है, उसका स्त्रीलिंग किससे बनेगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अक, दूसरा ऑप्शन या, तीसरा ऑप्शन आइन, और चौथा ऑप्शन एका, यानी कि ये हमें प्रत्यय दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगेगा जो हमारा ये सेवक शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा।
तो सभी जानते हैं सेवक शब्द का स्त्रीलिंग होता है सेविका, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जब हम इसमें इका प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं जबकि उपसर्ग शुरू में लगते हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें। प्रैक्टिस क्लासेस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको उन क्लासेस में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद।